हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ है 2022 बजाज पल्सर NS 200 और टाइटल थंबनेल लेकर आप लोग समझ चुके होंगे। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। और राइड रिव्यू पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि बता सकूं क्योंकि ये 2022 मॉडल है तो क्या चेंज हुई है, कितने प्राइस पॉइंट पे बाइक आपको मिल रही है, कितना माइलेज आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या ये बाइक आपके लिए खरीदना सही होगा या नहीं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और बजाज की कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रोल्टा बजाज को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 बजाज पल्सर NS 200 का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दूं। जैसे NS 160 में आप लोगों को 4 कलर मिल जाती है वही सेम 4 कलर आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल जाती है। फर्स्ट जो कलर देखने को मिलती है वो है मेटालिक पर्ल व्हाइट, दूसरी जो कलर मिलती है ये वाली कलर बर्न्ट रेड, तीसरी जो कलर मिलती है वो है सैटिन ब्लू और चौथी जो कलर मिलती है वो है पीटर ग्रे कलर। अब ये वाली जो बर्न्ट रेड कलर इसका मैं थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को इसकी जो 360 व्यू है वो भी देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कलर के बारे में एक बेहतर आइडिया मिल सके। और जहां तक बात है प्राइस की, वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से आप लोगों को इसके लिए ऑन रोड जो प्राइस पे करना हो सकता है वो है 1,69,194 रुपीज़। ये आपके एरिया में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। और ये मैंने आप लोगों को प्राइस और यहाँ पे कलर के बारे में बता दिया है। अपीयरेंस की अगर बात करें तो इसकी जो नाम है NS 160 नेकेड स्पोर्ट, ठीक है, तो इसकी जो लुक है इसकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने से। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसकी जो मस्कुलर टैंक वगैरह है उसकी ये जो इसकी नाम है नेकेड स्पोर्ट इसको बिल्कुल जस्टिफाई करती है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये 2022 एडिशन है तो यहाँ पर चेंज क्या क्या हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को मैकेनिकल डिज़ाइन में कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक जो यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंज आप कर सकते हैं वो है यहाँ पर इसके एलॉय व्हील में, चाहे ये फ्रंट की देख लीजिए या फिर आप रेयर की देख लीजिए। पहले आप लोगों को एलॉय व्हील व्हाइट कलर में आया करती थी लेकिन अभी ये दोबारा ब्लैक कलर में आनी स्टार्ट हो गई है। और साथ ही यहाँ पर ये जो आप रेड कलर की ये जो स्टिकरिंग देख पा रहे हैं इसकी वजह से भी इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो लुक है वो और ज़्यादा निखर के आती है। अब फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसकी जो फ्रंट व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपनी पहले यहाँ पर हैलोजन वाली लाइट ऑफर करती थी, अभी भी आप लोग को हैलोजन की हेडलैम्प ऑफर कर रही है। सामने ये ऑलवेज हेडलाइट ऑन ये वाले जो 2 लैंप है ये भी कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है। लेकिन हाँ 160 और ये 200 में थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अगर आप यहाँ पर टच सिग्नल्स देखते हैं, चाहे ये फ्रंट हो चाहे वो यहाँ पर रियर हो, आप लोगों को यहाँ पर ये हैलोजन में ही देखने को मिलती है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हेडलाइट में चेंज है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जैसे ही आप यहाँ पर ये ऑन करते हैं यहाँ पर ये जो एज जो है वो जलना शुरू हो जाता है, लेकिन 160 में जलना शुरू नहीं होता जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इग्निशन ऑन करता हूँ ये देखिए अभी जो फ्रंट में जो यहाँ पर आप लोगों को जो हैलोजन की हेडलैम्प मिल रही है ये भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर ये देखिए ये जो लो बीम है हाई बीम उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सामने मैं आप लोगों को इसकी थ्रो दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हैलोजन इसलिए इसकी जो थ्रो है मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा कम है लेकिन हाँ ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैंने आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बता दिया है। और चलिए थोड़ा सा नीचे चले आते हैं और बात करते हैं इसकी टायर के बारे में। और टायर पे जाने से पहले बता दूं यहाँ पर आप लोग को ये जो मडगार्ड मिल रही है फ्रेंड्स या फिर इसको फेंडर भी कह सकते हैं, फ्रंट फेंडर, इसकी जो क्वालिटी है फाइबर की है लेकिन काफ़ी बेटर क्वालिटी की है। और जैसे ही मैं आप लोग को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊँ तो चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो यहाँ पर रियर टायर हो, दोनों आप लोगों को MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिल जाती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर सेक्शन की तो 100/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जैसा आप लोगों को 160 में मिल रहा था काइंड ऑफ सेम यहाँ पर आप लोगों को एलॉय व्हील यहाँ पर भी मिल रही है 17 इंचेस की, ठीक है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर फ्रंट में सेफ्टी की तो बता दूँ यहाँ पर कंपनी अभी भी इसको डुअल चैनल ABS में प्रोवाइड नहीं करती है। सिंगल चैनल ABS आपको यहाँ पर मिलता है। यही अगर मैं कंपेयर करूँ अपाचे 160 से तो वहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी मिलती है और पीछे के लिए RLP भी मिलती है। बहरहाल पीछे RLP यहाँ पर भी है लेकिन हाँ वहाँ पर आप लोगों को दो सेफ्टी है, सिंगल डुअल चैनल ABS भी मिलता है और RLP भी मिलता है 164 भी अपाचे में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सेफ्टी में थोड़ी सी पीछे आ जाती है। लेकिन हाँ अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की ब्रेकिंग मिलती है, जो मैं कहना चाहूँगा अगर आप अपाचे से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये बेटर मिलती है। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ABS की रिंग दी गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो कैलिपर ये बाइब्रेक की दी गई है, ठीक है। 164 भी अगर आप इसकी जो NS 160 वर्जन है वहाँ पर कैलिपर में कोई ब्रांडिंग नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर बाइब्रेक की आप लोगों को ब्रांडिंग मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट में मैंने आप लोगों को टायर और यहाँ पर जो ब्रेकिंग उसके बारे में बता दिया है। अगर सस्पेंशन की बात करें पहले आप लोगों को जो मिला करती थी टेलीस्कोपिक फोक, सेम टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है विद एंटी फ्रिक्शन बुश। तो यहाँ पर कोई चेंज
इसकी पिछले वाली मॉडल से 2022 मॉडल में चेंज नहीं हुई है। और चलिए अब इसकी जो रियर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि टायर आप लोगों को दोनों में एमआरएफ नालो की जैपर की ही मिल रही है। और जहाँ तक बात है सेक्शन की तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एलॉय व्हील की जो डिजाइन है आप सामने जैसे देख रहे थे, पीछे भी आप लोगों को करीबन सेम ही देखने को मिलती है विद दिस रेड स्टिकरिंग। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपाचे 160 में चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोग को 130 सेक्शन की टायर मिलती है, लेकिन वहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर मिलती है। यहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर ये नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस है। शायद कंपनी को आगे जो अपडेट आएगी उसमें कंपनी चेंज कर सकती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली ब्रेकिंग की तो बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर RLP के लिए यहाँ पर ये रिंग दी गई है। और हाँ फ्रेंड्स, ये पेट्रोल डिस्क दी गई है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो यहाँ पर रियर हो, यहाँ पर पेट्रोल डिस्क दी गई है। जहाँ तक बात है यहाँ पर ये साइज़ की तो बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की ये डिस्क दी जा रही है। पेट्रोल डिस्क जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ, अगर जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि ये पेट्रोल डिस्क है तो हीट को डिसिपेट करने में पेट्रोल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो चुकी है रियर सेक्शन की टायर और ब्रेकिंग के बारे में। और वहीं अगर मैं यहाँ पर सस्पेंशन की बात करूँ तो 160 और यहाँ पर आप लोगों को करीबन सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, नाइट्रिक मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर करीबन आप समझ सकते हैं अगर आप 164 में चले जाते हैं अपाचे के तो वहाँ पर भी आप लोगों को करीबन सेम ही सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने टायर के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में बात कर लिया है। और चलिए अब फिर जहाँ तक बात है यहाँ पर इंजन की तो बता दो, NS200 इस सेगमेंट का किंग है। मैं क्यों बता रहा हूँ आगे बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात है इंजन की 199.5 cc SOHC 4-valve लिक्विड कूल इंजन यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, जो आप लोगों को अपाचे 200 4V में नहीं मिलती है। 4V इंजन वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कूलेंट दिख रही है। और आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप लोग को यहाँ पर रेडिएटर वगैरह की भी जो सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख पा रही होगी। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अपाचे 200 4V में यहाँ पर लिक्विड कूलिंग वाली सिस्टम नहीं आती है और यहाँ पर ये मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल अपाचे 200 4V से थोड़ी तो आपको बेटर बिल्कुल महसूस होगी। और इसलिए भी महसूस होगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 24.5 PS की आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिल रही है और 18.74 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अपाचे 200 4V से, तो वहाँ पर आप लोगों को 4 PS तक की पावर और 1.5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जो है वहाँ पर आप लोगों को कम मिल रही है। तो इसलिए भी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये किंग ऑफ द सेगमेंट है अगर सिर्फ इंजन को कंपेयर किया जाए। ठीक है, बाकी फीचर वगैरह में तो अपाचे थोड़ी सी आगे निकल जाती है, आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये NS200 जो मिस करती है वो है स्लीपर क्लच, क्योंकि वहाँ पर अगर अपाचे 200 में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंजन में यहाँ पर एक कमी आप लोगों को बिल्कुल दिखती है। तो ये फ्रेंड्स इंजन के बारे में पूरी तरीके से बात हो चुकी है। और चलिए अब थोड़े से ऊपर चलते हैं और इस बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलने वाली डायमेंशंस की। जहाँ तक बात है सीट हाइट की, यहाँ पर आप लोगों को 805 mm की सीट हाइट मिलती है। इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो इस बाइक को चलाने में आप लोगों को मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है स्पेस की, चाहे वो यहाँ पर पिलियन हो चाहे वो यहाँ पर राइडर, आप लोग को एम्पल स्पेस दिया जा रहा है। और अगर आप लोग 50 60 70 किलोमीटर तक भी अगर आप लोग एट स्ट्रेच राइड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस सीट के साथ राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट की जो कुशनिंग है उसको मिड साइड पर रखा गया है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस की तो बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी है। क्योंकि अगर आप दूसरी बाइक्स में देखते हैं सिटी राइड्स वाली बाइक में तो वहाँ पर आप लोग को 165 mm की मिलती है। तो करीब आप कह सकते हैं कि सेम ही मिल रही है 168। 3 mm की जो गैप है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगर आप लोग सिटी राइड्स या फिर अगर आप हाईवे राइड्स के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों के लिए काफ़ी बनती है। और थोड़ी सी ऊपर अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर टैंक के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को 12 लीटर्स की टैंक मिलती है। और मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि यहाँ पर 40 से 42 किलोमीटर तक की माइलेज निकाल पाना विद दिस बाइक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकती है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर रेव नहीं कर रहे हैं। टाइम टू टाइम अगर आप इसको सर्विस पर डालते हैं तो मेरे ख्याल से ये 40 से 42 किलोमीटर तक की जो माइलेज आप इस बाइक के साथ बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी कर्व वेट की तो बता दूँ आप लोगों को यहाँ पर 159.5 किलोग्राम की कर्व वेट मिलती है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अराउंड आप कह सकते हैं 7.5 या 8 किलो तक ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे 200 4V। तो ये फ्रेंड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूरी तरीके से बात हो चुकी है। और फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं आप लोग को इसकी जो रेयर व्यू है बताऊँ तो जैसे मैं यहाँ पर की ऑन करता हूँ, देख सकते हैं चाहे वो NS125 हो, NS160 हो या फिर NS200 हो, तीनों में आप लोगों को सेम काइंड ऑफ LED यहाँ पर आप लोगों को टेल लैंप मिल जाता है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है ये जो टर्न इंडिकेटर्स है हैलोजन में मिलते हैं, चाहे तो आप इसको LED लगवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगवाने की जगह है और नीचे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है। यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म है बॉक्स सेशन स्विंग आर्म आप लोग को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप चेन देख रहे हैं, ये ओपन चेन है, मतलब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पर आपको अपनी जो चेन है बाइक की इसको क्लीन और ल्यूब कराना होगा ताकि परफॉर्मेंस बेटर मिल सके, लाइफ भी एनहांस कर सके। और देखिए यहाँ पर आप लोग को दोनों स्टैंड मिल जाती है, चाहे ये आप मेन स्टैंड कहिए या फिर ये साइड स्टैंड कहिए। यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का भी आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है, जो मैं आगे आप लोग को राइड पे बता सकूंगा कि कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और चलिए ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर हैंडल बार के बारे में। जैसे आप लोग को 160 में मिल रही थी करीबन सेम हैंडल बार, फिर आप कह सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोग को यहाँ भी मिल जाती है। जो की स्लॉट आप देख रहे हैं हल्का राइट साइड पर टिल्टेड है, तो ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर क्वालिटी की, यहाँ पर कोई दौरा नहीं है, क्वालिटी आप लोग को बेस्ट मिलती है। बारेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पास लाइट, ठीक है, यहाँ पर इसकी थ्रो देख लीजिए,
फास्टकट के थ्रू काफ़ी सही है। ये आप देख लीजिए, ये मतलब लो बीम में हाई बीम इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये है टर्न इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इंडिकेट हो रही है और नीचे है हॉर्न, लाउडर हॉर्न यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाती है। ये मैंने ऑफ कर दिया है टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच, ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया। और चलिए अभी मैं इंजन को ऑन करके आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुना दूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडरबिली एग्जॉस्ट है, और इस अंडरबिली एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ पर इसकी जो लुक है काफ़ी क्लीनर लेकर के आती है। और हाँ, यहाँ पर जब आप इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं तो आपको वो काफ़ी वो ड्यूक वाली बिल्कुल फील इसमें से मिलती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस बाइक के बारे में जो हैंडल बार थी या फिर जो एग्जॉस्ट नोट थी वो भी सुना दिया। और चलिए अब इसकी एंड में आप लोग को यहाँ पर ये जो कॉन्सोल उसके बारे में बता दूँ। पल्सर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर तो होना ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को टैको दिख जाती है, फ्यूल गेज यहाँ पर दिखती है, स्पीडो दिखती है, टाइम दिखती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 या फिर एवरेज वगैरह यहाँ पर दिख जाती है। न्यूट्रल सेंसर, बैटरी का सेंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैल फंक्शन की लाइट या फिर कह सकते हैं बजाज का लोगो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पर 2 बटन भी दी गई है, मोड और सिलेक्ट की, और यहाँ पर आरपीएम शिफ्ट लाइट भी दी गई है। बाकी फ्रेंड्स चलिए अब इसकी जो राइड रिव्यू है उसमें मैं आप लोग को ले चलता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बजाज पल्सर NS 200 का राइड रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है, ये फर्स्ट गियर डालते हैं और चलिए। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को जिसके बारे में कहना चाहूँगा वो है इसकी फर्स्ट इंप्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप काफ़ी कंफर्टेबली, आपका जो सिटिंग स्टैंड है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आपकी बैक हल्का सा झुकी हुई है, पैर आपका हल्का सा पीछे की तरफ है, रियर फिटेड फुट पे गए यहाँ पर, और आपके हाथ ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है। मतलब कि काफ़ी आपको आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग राइड से भी जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो सिटिंग पोजीशन है इसके साथ आप लोगों को लॉन्ग राइड्स करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टायर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही आप लोगों को फ्रंट रियर दोनों ही टायर आप लोगों को MRF नैनोक्लिप ज़ैपर की तरफ से मिल जाती है। जहाँ तक बात है सेक्शन की, तो फ्रंट में जो आप लोगों को 100 सेक्शन की टायर मिल रही है, पीछे आप लोगों को 130 सेक्शन की टायर मिल रही है। दोनों में ही आप लोगों को ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर एक कमी आपको खलती है कि यहाँ पर आप लोगों को पीछे की जो टायर मिल रही है वो 130 सेक्शन की तो है, लेकिन वो रेडियल टायर नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी कॉम्पिटिटर अपाचे 200 4V में चले जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर रेडियल टायर कंपनी प्रोवाइड कर देती तो मेरे ख्याल से इसकी जो सेफ्टी है शायद वो और एनहांस हो सकती थी। तो ये फ्रेंड्स टायर के बारे में बात हो चुकी है, और अभी चलिए सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने अभी भी इसमें डुअल चैनल ABS का कोई प्रोविज़न नहीं दिया है, एटलीस्ट एज मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन कंपनी को ये देनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट फ्रंट आपको जो टायर मिलता है उसी में आप लोगों को ABS की ऑप्शन मतलब सिंगल चैनल ABS आप लोगों को मिल जाता है। सामने वाले टायर में आप लोगों को ABS एक्टिवेटेड मिलता है। रियर टायर पे आप लोगों को सिर्फ RLP मिलती है, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप इसकी जो कॉम्पिटिटर है अपाचे 200 4V अगर आप उसमें चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को रियर और फ्रंट दोनों में आप लोगों को मतलब डुअल चैनल ABS वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही उसमें आप लोगों को रियर व्हील के लिए रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन मतलब RLP की जो सुविधा है वो भी उसमें दी जाती है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अपाचे थोड़ी सी आगे निकल जाती है। और चलिए अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जहाँ तक फ्रंट ब्रेक का सवाल है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो दी जाती है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को अपाचे 200 4V से बेटर मिलती है 300 mm की, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप पीछे में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। एंड इन टर्न अगेन अगर आप अपाचे में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 240 की मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, कहीं ये अच्छी है तो कहीं वो अच्छी है, ठीक है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है ब्रेकिंग की, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ब्रेकिंग टेस्ट करके बता दूं। और फ्रेंड्स ब्रेकिंग टेस्ट की जहाँ तक बात है, चलिए सबसे पहले मैं फ्रंट ब्रेक टेस्ट करूँगा। 60 km/h तक की स्पीड पे ले चलते हैं, उसके बाद फ्रंट ब्रेक टेस्ट करेंगे। ओ माय गॉड 300 mm की जो डिस्क है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी इट्स वर्किंग रियली वेल। फीडबैक बाइट बहुत बढ़िया, जितना आप ब्रेक को पुल कर रहे हैं उतना ही बाइट आपको अच्छी मिल रही है, उतना ही फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है। और चलिए सेम चीज़ अब यहाँ पर रियर ब्रेक के साथ टेस्ट करके देखते हैं। 60 तक ले चलते हैं। रियर जो ब्रेक है फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मतलब फीडबैक बहुत बुरी है, फीडबैक सही है, लेकिन हाँ कुड हैव बीन अ बेटर। अब देखिए फ्रेंड्स रियर ब्रेक इसी तरीके की होती है, उसके काम ये होता है कि जो स्पीड को स्लो डाउन करना, और तब हम लोग सामने का ब्रेक यूज़ करते हैं ताकि पूरी तरीके से हम लोग गाड़ी को रोक सकें। और चलिए फ्रेंड्स अब दोनों जो ब्रेक है साइमल्टेनियस उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है 60 km/h की स्पीड पर।
फ्रेंड्स ज़बरदस्त ब्रेक है। आई वुड से कि यहाँ पर पल्सर NS की जो ब्रेकिंग है लाजवाब ब्रेकिंग है, ठीक है। NS 200 की ब्रेकिंग आप लोगों को बहुत सही मिलती है, चाहे वो पीछे वाली हो चाहे वो सामने वाली हो, या दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन ब्रेक फीडबैक आपको यहाँ पर मिलती है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, तो बता दूँ यहाँ पर देखिए मतलब दोनों सस्पेंशन अगर आप कहेंगे ना, फ्रंट सस्पेंशन आपको थोड़ी सी ऐसी फील हो सकती है कि सॉफ्टवेयर साइड पे है, मतलब नॉट वेरी सॉफ्ट, मैं कहना चाहूँगा मीडियम साइड। लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन देखते हैं तो ये आपको काफ़ी हार्ड महसूस होगी जब आप मतलब अगर आप बम्पी रोड्स पे जा रहे हैं तो कुछ हद तक ही तो ये बिल्कुल सोक कर रही है, जो एब्जॉर्ब कर रही है, जो भी आप लोग को बम्प या फिर गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, पॉटहोल्स वगैरह आ रहे हैं, सोक कर मतलब एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन कुछ मतलब एक लिमिट के ऊपर जैसी जा रही है तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा आ रहा है तो हाँ वो आपको झटका जो है बिल्कुल फील हो रहा है। तो देखिए अगर आप नॉर्मल राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को मीडियम साइड पर सस्पेंशन चाहिए होती है, ताकि अगर पॉटहोल्स हैं या फिर अगर कुछ गड्ढे वगैरह हैं, अगर बम वगैरह है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक मतलब सॉफ्टवेयर सस्पेंशन अगर होगी तो मतलब वहाँ पर आप लोगों को झटकी नहीं लगेगी। और अगर आप कॉर्नर अटैक करना चाह रहे हैं हाईवेज पे अगर आप राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी स्टीफर सस्पेंशन चाहिए होती है, ताकि अगर आप कॉर्नर्स पे अटैक कर रहे हैं, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, मनूवरिंग कर रहे हैं, दाएं बाएं गाड़ी को मोड़ रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। और उसी लिए कंपनी ने यहाँ पर जो पेरीमीटर फ्रेम है उसको कंपनी ने यहाँ पर दिया है। पेरीमीटर फ्रेम से ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो स्ट्रेट रोड हो चाहे आप उसमें कॉर्नरिंग अटैक कर रहे हो, स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सस्पेंशन भी फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा आप मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत सही है। और हाँ अगर आप कॉर्नरिंग अटैक करना चाह रहे हैं, कॉर्नर्स को अटैक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत सही है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली मीटर कंसोल की, हल्का सा आप अपना नज़र नीचे झुकाइए और ये जो मीटर कंसोल है आप लोग को पूरी तरीके से एक्सेसिबल दिखती है। लेकिन इसमें दो कमी आप लोगों को दिख जाती है अगर कंपेयर करते हैं अपाचे 204 से। वहाँ पर आप लोगों को राइडिंग मोड्स मिल जाती है, ठीक है, मतलब आप पावर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द राइडिंग मोड्स। और लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं दी गई है। और साथ ही वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल मिल जाता है, मतलब नेविगेशन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हल्के से देखिए कितना ईजीली आप टर्न कर रहे हैं, ये देखिए और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप टर्न करें। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए मतलब झटका लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, झटका बिल्कुल लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने जो ब्रेक था, जो टायर था, सस्पेंशन था, उसके बारे में बात कर लिया है। हम लोगों ने यहाँ मीटर कंसोल के बारे में बात कर लिया है। और अगर टैंक की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर्स की टैंक मिल रही है। इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है आप अराउंड 40 से 42 किलोमीटर तक की जो माइलेज आप इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने मेरी बहुत सारी जो और दोस्त हैं उन लोगों ने ये बाइक बिल्कुल यूज़ किया हुआ, उसी के हिसाब से मैं फीडबैक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिप मत कीजिए, टाइम टू टाइम इसको सर्विस पर डालिए, इससे ज़्यादा भी आप माइलेज इसमें से बिल्कुल निकाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बाइक है, काफ़ी अच्छी माइलेज भी आपको दे सकती है। और अगर आप लोग कमेंट नीचे कीजिए, मैं इसकी जो माइलेज सिस्टम वो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आ सकता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो हल्का सा मैं इसकी जो टर्निंग टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा देखिए कितना हल्का सा मैंने इसको मोड़ा है और ये बिल्कुल मतलब बहुत छोटी सी इसकी टर्निंग रेडियस है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसके इंजन की ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है, ठीक है। 200 सीसी की इंजन है, आपको अराउंड मतलब पावर आपको 24.5 PS तक की पावर मिल जाती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया। और जो पावर डिलीवरी है ना बहुत बढ़िया है, मतलब सेकंड गियर तक आपको गाड़ी कहती है कि हाँ मतलब गियर चेंज कीजिए, लेकिन जैसे आप थर्ड गियर पे चढ़ते हैं ना, अब आराम से खींचे ना 70-80 तक भी थर्ड गियर पे खींचे, मतलब गाड़ी उतना स्ट्रेस फील नहीं करती है। 4th-5th गियर पे जब आप डाल के अगर आप गाड़ी को क्रूज़ करते हैं तो हाँ गाड़ी ये नहीं बोलती है कि गियर बॉक्स ये नहीं बोलती है कि हाँ 4th गियर है 5th गियर पर जल्दी डालो, ऐसा गाड़ी नहीं कहती है, मतलब आराम से आपको क्रूज़ करने देती है ये गाड़ी, ठीक है। तो और फ्रेंड जहाँ तक बात है वाइब्रेशन की, तो बता दूँ हर एक गियर में जो लोअर RPM है और जो हायर RPM है, हर एक गियर में लोअर RPM पे हल्की सी आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। लेकिन जैसे आप हर एक गियर की जब आप टॉप रेंज पे चढ़ते हैं, ठीक है, मान के चलिए अगर आप सेकंड गियर पे हैं, आपको 30 से 50 किलोमीटर तक की वहाँ पर रेंज है, तो 30 किलोमीटर जब आप स्पीड पे हैं सेकंड गियर पे तो वहाँ पर हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है। लेकिन जैसे आप 50 किलोमीटर पे चढ़ते हैं, मतलब सेकंड गियर की जो हायर रेंज है, वहाँ पर आप लोगों को वो जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, या फिर नेक्स्ट टू नील है। मतलब आप अगर 100 के ऊपर भी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं ना, तो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल इसमें से फील नहीं होती है। अब फ्रेंड्स कंपनी ने हाल ही में इसमें साइड स्टैंड इंजन ट्रैक्टर सेंसर की जो फैसिलिटी है वो भी कंपनी ने यहाँ पर दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए अभी गाड़ी मेरी चल रही है, यहाँ पर मैं हल्के से जो साइड स्टैंड है वो गिराता हूँ, ये देखिए गाड़ी बंद हो गई, ये देखिए गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। और चलिए अब इसको जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120, या फिर अगर और ऊपर टॉप स्पीड भी अगर टेस्ट कर पाना पॉसिबल हुआ तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं, साथ ही कितने गियर पे कितने स्पीड अचीव कर सकती है उसको भी टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने अब इसको फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे।
ये फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया पुल मिल रही है। मैंने अभी इसको 6th गियर पे डाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली है। 130 चली गई है और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स यहाँ पर वाइब्रेशन हल्की सी मिल रही है फुट ब्रेक पे, ठीक है। ये 135 तक गई है, 137, 38, 39, 40 और ये 41। तो ये फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अराउंड 145 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीडें अचीव हो सकती है, क्योंकि विंड ब्लास्ट वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी, तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा है बिल्कुल अचीव कर सकती है। और स्क्रीन पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि और फ्रेंड्स जब हम लोग इंजन की बात कर रहे हैं तो क्लच और गियर की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक बात है क्लच एक्शन की, काफ़ी हल्का आपको महसूस होता है, ठीक है। लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पर अगर ये हल्की नहीं होती क्लच एक्शन तो आपको ज़्यादा फटीग महसूस होता है। और जहाँ तक बात है क्लच के साथ गियर की, ठीक है, तो गियर आपको काफ़ी स्मूथ महसूस होती है। बट हाँ, जब आप गियर चेंज कर रहे होते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्रीली जो क्लिक साउंड मिलती है गियर चेंज करने के बाद, वो आपको इसमें से बिल्कुल मिलती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी जो इनिशियल जो रेंज है, ठीक है, जब आप रेव रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप गाड़ी को इनिशियली खींचते हैं ना, काफ़ी आपको मज़ा आता है। देखिए अभी मैं गाड़ी को 2nd गियर पर डाल दिया है मैंने और ये देखिए खींच रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको वो जो टॉर्क है ना, वो जो पावर डिलीवरी है, आपको मतलब वो इंस्टेंट फील होती है, ठीक है। तो मतलब देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें जो इनिशियल रेंज है या फिर आप इसके मिड रेंज कह लीजिए या फिर आप इसके टॉप रेंज कह लीजिए, आपको थ्रू आउट द रेंज आपको पावर डिलीवरी आपको बिल्कुल मिलती है। बहुत मतलब एक लीनियर पावर डिलीवरी है शुरू से लेके एंड तक। तो ये फ्रेंड्स इंजन के बारे में बात हो चुकी है और चलिए अब इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं 204V अपाचे के साथ। देखिए अपाचे में अगर आप टायर की बात करते हैं तो दोनों में, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, दोनों में आप लोगों को करीबन सेम टायर देखने को मिल जाती है। लेकिन अपाचे के पास एक एडवांटेज है, वहाँ पर आप लोगों को पीछे में रेडियल टायर मिल जाती है। इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर विनर बन जाती है। यहाँ पर ये 200 जो NS है, क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, डिलीवरी भी इसके पास अच्छी है। सिर्फ एक कमी इसके पास मतलब लिक्विड कूल इंजन भी इसके साथ है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो लाजमी है कि अच्छी होना बनता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये कमी आ जा रही है इसमें कि इसमें आप लोगों को स्लीपर क्लच कंपनी अभी तक प्रोवाइड नहीं करा रही है। और हाँ, अगर आप देखिए अगर आप रॉ पावर के बारे में बात करेंगे ना, 160 अगर सेगमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ पर अपाचे इज़ द किंग। बट हाँ, अगर आप 200 सेगमेंट में आते हैं, अगर आप फीचर्स को नज़रअंदाज करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है बिल्कुल किंग इन द सेगमेंट, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब अगर फ्रेंड्स ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर पल्सर NS के पास थोड़ी सी मतलब बड़ी डिस्क बिल्कुल है, लेकिन हाँ पीछे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को अपाचे में बड़ी मिलती है। और हाँ, ब्रेकिंग में यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल मिलती है, वहाँ पर डुअल चैनल ABS के साथ आप लोग को RLP भी मिलती है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं आपको अपाचे थोड़ी सी बेहतर दिख सकती है। फ्रेंड्स क्लियर वर्डिक्ट ये है, अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप लोगों को रॉ पावर चाहिए, चलाते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा चाहिए, आपको अच्छी सी एक पावर डिलीवरी वाली बाइक चाहिए, अच्छी हैंडलिंग की बाइक चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए NS 200, ठीक है, बजाज पल्सर NS 200 इज़ द बेस्ट बाइक फॉर यू, अगर आप लोगों के लिए फीचर मायने नहीं रखती है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर प्राइस की अगर बात की जाए ना, तो दोनों बाइकों की प्राइस 2-3 हज़ार रुपये तक की फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको NS में ही 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फीचर आप लोग को उतनी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी अच्छी आप लोग को 204 में मिलती है अपाचे की। तो क्लियर आप ये कह सकते हैं, वर्डिक्ट ये रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक अच्छी मतलब ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोगों को अच्छी पावर मिले, ठीक है, हैंडलिंग भी अच्छी मिले, देखने में भी बाइक खूबसूरत हो, ठीक है, आप लोगों को ये भी चाहिए कि आप लोगों को माइलेज भी अच्छी चाहिए और साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि उसमें फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, जैसे ब्लूटूथ फंक्शन आप कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं राइडिंग मोड्स वगैरह। अगर आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती है तो मेरे ख्याल से अपाचे 204V इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।